गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 7th में व्याकरण के पाठ 5 का अध्ययन करेंगे। हमारे आज के पाठ का नाम है वर्णमाला एवं उच्चारण स्थान। वर्णमाला एवं उच्चारण स्थान। तो आइए शुरू करते हैं। वर्णमाला। वर्णमाला शब्द का अर्थ है वर्णों की माला, अर्थात वर्णों का समूह। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। व्यवस्थित का अर्थ होता है अच्छी तरह से व्यवस्थित किए, व्यवस्था के अनुसार, अच्छी तरह से व्यवस्था के अनुसार, यानी कि संस्कृत वर्णमाला में जितने भी वर्ण हैं सभी को अलग अलग रखा गया है। पहले स्वरों को, फिर व्यंजनों को, और व्यंजनों में पहले स्पर्श व्यंजनों को, फिर अंतस्थ, और उसके बाद उस व्यंजनों को, यानी कि सभी वर्णों को आपस में मिक्स करके नहीं रखा गया है। तो ये होता है व्यवस्थित समूह। ठीक है। आगे कहता है कि भाषा को लिखने के लिए कुछ निश्चित संकेत चिन्ह बनाए जाते हैं। उनके क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहा जाता है। यानी कि किसी भाषा को लिखने के लिए जो चिन्ह बनाए जाते हैं उन चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को, क्रमबद्ध का मैंने बताया था कि क्रम के अनुसार पहले स्वर फिर व्यंजन। ठीक है। तो जितनी भी प्रकार के व्यंजन है उनको भी अलग अलग रखा गया है, तीनों प्रकार के व्यंजनों को। ठीक है। तो ये होता है क्रमबद्ध समूह। तीसरी परिभाषा दी गई कि वर्णों के क्रमबद्ध अथवा व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। संस्कृत भाषा की वर्णमाला में सामान्यतः 48 वर्ण होते हैं। संस्कृत भाषा की संपूर्ण वर्णमाला इस प्रकार है। तो एक तो आपने याद रखना, कुल वर्ण कितने होते हैं संस्कृत की वर्णमाला में? 48। हिंदी में आपके 52 वर्ण होते हैं, लेकिन संस्कृत में कितने होते हैं? 48 होते हैं। और दूसरा आपका यहाँ पर एक प्रश्न आ जाता है कि वर्णमाला किसे कहते हैं? तो आप लिखेंगे वर्णों के क्रमबद्ध अथवा व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। ठीक है। उसके बाद आपके जो वर्ण आते हैं संस्कृत की वर्णमाला में, उन वर्णों को यहाँ पर दिया गया है। सबसे पहले आपके स्वर। तो स्वर आपको पता है संस्कृत में 13 स्वर होते हैं। तो वो 13 स्वर यहाँ पर दिए गए हैं। अ, आ, ई, उ, री, री, ए, ऐ, ओ, औ। ये आपके यहाँ पर 13 स्वर दिए गए हैं। उसके बाद आपके हैं व्यंजन। तो व्यंजनों को 3 भागों में बांटा गया है, स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म। ठीक है। तो स्पर्श में आपके आते हैं क से मैं तक के 25 व्यंजन। ठीक है। इनके बारे में आपने पिछली कक्षा में अच्छे से पढ़ा हुआ है। उसके बाद आपके हैं अंतस्थ, 4 व्यंजन होते हैं आपके, य, र, ल और व। उसके बाद 4 व्यंजन आपके ऊष्म होते हैं, तीनों प्रकार के स और ह इसमें आते हैं। उसके बाद आते हैं आपके 2 अयोगवाह। अयोगवाह आते हैं 2। तो वो कौन से होते हैं? अनुस्वार और विसर्ग, जिसे हम अंग और अह बोलते हैं। तो इनके नाम है आपके अनुस्वार और विसर्ग। तो आपके यहाँ पर 13 स्वर, 33 व्यंजन, यानी कि 25 ये, 4 ये और 4 ये, कुल कितने हो जाते हैं? 33 हो जाते हैं। और 2 आपके कौन क्या होते हैं? अयोगवाह। तो इस प्रकार आप टोटल करेंगे तो कितने हो जाएंगे? 48। तो संस्कृत में कितने वर्ण होते हैं? 48 वर्ण होते हैं संस्कृत भाषा की वर्णमाला में। ठीक है। उसके बाद आपके संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन किन्हें कहते हैं? स्वर एवं व्यंजन वर्णों के अतिरिक्त संस्कृत भाषा में 2 या 2 से अधिक व्यंजनों का संयुक्त रूप में भी प्रयोग किया जाता है। इसके बारे में आप जानते हैं कि स्वर और व्यंजनों के अतिरिक्त हम कुछ ऐसे व्यंजनों का प्रयोग की करते हैं जो 2 या 2 से अधिक व्यंजनों के मेल से बनते हैं। ठीक है। जिन्हें हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे आपके यहाँ क, स और अ मिलकर आपके क्ष बनता, जिससे आपके शब्द बनते हैं वृक्ष, क्षमा। इसी प्रकार आपका त, र और अ मिलकर त्रय बन जाता है, जैसे छात्र, पुत्र। आगे है ज, य, मिल करके आपके ज्ञ बन जाता है, जैसे आपके शब्द हैं ज्ञान, आज्ञा। ठीक है।
आगे आपके इसी प्रकार अन्य संयुक्त व्यंजन और उनसे बनने वाले शब्दों को देखिए। आगे जैसे द, यह आपका द्य बन जाएगा, जैसे विद्या और विद्यालय में आता है। ठीक है। आगे द व अद्व बन जाएगा, जैसे द्वार, द्वारिका। तो इस प्रकार कुछ यहाँ पर संयुक्त व्यंजन यहाँ पर भी दिए गए हैं। तो इनको आपने एक बार से इनको भी सभी को पढ़ लेना है। ठीक है। सभी शब्दों को आपने पढ़ा हुआ है, कोई नया शब्द इनमें नहीं है। ठीक है। तो जैसे यहाँ पर लास्ट आपका है यह और यह हय बन जाता है, हय। जैसे आपके शब्द बनते हैं ऐसे बाह्य, ग्राह्य। ठीक है। आगे आपके हैं ये कुछ संयुक्त व्यंजन अगले पेज पे भी दिए गए हैं। आगे हम अध्ययन करते हैं वर्णों के उच्चारण स्थान। तो वर्णों के उच्चारण स्थान के बारे में दिया गया कि वर्णों का उच्चारण करते समय अर्थात वर्णों को बोलते समय जिह्वा, ठीक है, जिह्वा यानी कि हमारी जीभ, मुख के कंठ तालु, जो आपके मुख के अंदर अवयव होते हैं, कंठ तालु आदि जिन जिन भागों या स्थानों को स्पर्श करती, स्पर्श अर्थात टच करती है या छूती है, छूना स्पर्श कर छूती है, मुख के वही भाग ही उन वर्णों के उच्चारण स्थान कहलाते हैं। यानी कि जब हम किसी वर्ण को बोलते हैं तो उस समय हमारी जीवा जिस भी भाग को स्पर्श करती है उस भाग को हम उस वर्ण का उच्चारण स्थान कहते हैं। ठीक है। हमारे उच्चारण स्थान दिए गए हैं और उनमें कौन कौन से वर्ण आते हैं ये यहाँ पर दिए गए हैं। उच्चारण स्थान में आपके सबसे पहला है कंठ। तो कंठ से कौन कौन से वर्ण बोल जाते हैं? अ और आ, क ख ग घ ng और है और विसर्ग, ये आपके वर्ण हैं कंठ से। ये सभी वर्ण कंठ से बोले जाते हैं, अतः इन्हें कंठ्य वर्ण भी कहते हैं, कंठ्य। तालु से आपके हैं दोनों ई। ठीक है। ई च वर्ग पूरा। ठीक है। ये च छ ज ज ये च वर्ग और ये वाला स तालव्य स जो होता है स। आगे आपका मूर्धा। मूर्धा में आपके आते हैं दोनों री और ट वर्ग आ जाएगा आपका और र और स, र और स। ठीक है। मूर्धन्य स। आगे दंत। दंत से आपके आते हैं लरी, जो आपका लरी स्वर होता है संस्कृत में, और त वर्ग और ये वाला स, दंत्य स जिसे बोलते हैं हम स। ठीक। आगे आपके ओष्ठ। ओष्ठ से आपके आते हैं, ओष्ठ में उ और उ दोनों उ आ जाएंगे और प फ भ भ म यानी कि प वर्ग। आगे आपका कंठ तालु। कंठ तालु से आपके दो ही वर्ण होते हैं, ए और आई। इसी प्रकार कंठोष्ठ से आपके होते हैं ओ और औ, ये कंठोष्ठ से बोले जाते हैं। आगे दंतोष्ठ। दंतोष्ठ से आपके बोल जाते हैं केवल व वर्ण का उच्चारण किया जाता है दंतोष्ठ से। ठीक है। आगे नासिका। नासिका से आपके जो आपके पांचों वर्ग है उनके अंतिम वर्ण बोले जाते हैं, उनका उच्चारण स्थान क्या होता है? नासिका। और उसके बाद दिया गया अनुस्वार नासिका। अनुस्वार जो आपका ऊपर बिंदु लगता है उसका उच्चारण स्थान भी क्या होता है? नासिका होता है, अतः इन्हें नासिक्य कहते हैं। तो ये थे आपके उच्चारण स्थान व उनसे बोले जाने शब्द। इनको नीचे कुछ एक तालिका के द्वारा भी दिखाया गया है। जैसे सबसे पहले कंठ। कंठ से आपको पता है कौन कौन से होते हैं? अ आ क ख ग आ। तो आप इनको इस प्रकार शॉर्ट से भी याद कर सकते हैं। जैसे आपको मैं बताता हूँ, अ और आ के लिए सिर्फ आप अ को याद कर लीजिए, ऐसे आपका याद रहेगा अ और आ दोनों। उसके बाद क वर्ग के लिए आप कु शब्द को याद कर लीजिए, और उसके बाद आता है इसमें है और विसर्ग। ठीक है। तो आपके कंठ के हो जाएंगे अ को है विसर्ग कंठ, अ को है विसर्ग कंठ। तो ये इसका एक शॉर्ट ट्रिक है याद रखने की। तो कंठ के अगर आपने उच्चारण स्थान याद करने तो आपने याद रखना है अ को है और विसर्ग, अ को है विसर्ग कंठ, इस प्रकार से याद रख लेने हैं। तो जब आप इनको एक्सप्लेन करेंगे तो ऐसे आपके दोनों अ बन जाएंगे, कु से पूरा क वर्ग, है से है और विसर्ग। ठीक है। इसी प्रकार आप तालु के भी उच्चारण स्थान याद रख सकते हैं शॉर्ट में। तो दोनों ही आपके आते, दोनों ही के लिए आप ई वर्ण याद रख सकते हैं, और
वर्ग के लिए चू, उसके बाद आता आपका इसमें इन्होंने दिया नहीं है, यहाँ पर आपका यह भी आएगा तालु वाले में ये, ठीक है, ई चू यह और ये वाला च तालु है। तो तालु के लिए आप ई चू यस है तालु इस प्रकार से याद रख सकते हैं, ई चू यस है तालु, ठीक है। उसके बाद आता आपका मूर्धा। तो मूर्धा के लिए आप इसी प्रकार से ट्रिक बना सकते हैं। मूर्धा में आपके आते हैं दोनों री, तो री दोनों के लिए आप एक री याद रख लीजिए, एक से दोनों याद रह जाएंगे, ठीक है, क्योंकि दोनों री आपकी मूर्धा में आती हैं। और टै वर्ग आता है आपका पूरा, टै वर्ग के लिए आप टू याद रख लेना, और र और स, तो आपको हो जाएगा री टू रस है मूर्धा, री टू रस है मूर्धा, इस प्रकार आप याद रख सकते हैं। आगे आपका दंत, दंत से आपका कौन सा होता है, एक तो लरी स्वर आता है लरी, और तय वर्ग पूरा, तय वर्ग के लिए आप टू याद रख लेना, और लरी टू, फिर आता है ल वर्ण, और फिर ये वाला स दंत स, तो आपने याद रखना लरी टू ल स दंत, लरी टू ल स दंत, ठीक है। आगे आपका ओष्ठ, ओष्ठ से आपके होते हैं उ और पू, यानी कि ऊ से दोनों ऊ और पू से प वर्ग, तो आपने याद रखना ऊपू ओष्ठ, ऊपू ओष्ठ। आगे आपका कंठ, कंठ तालु, इसके तो दो ही वर्ण आप ऐसे याद रख लोगे, ए आई कंठ तालु, ऐसे ए आई कंठ तालु। और कंठोष्ठ में ओ औ कंठोष्ठ, व का एक ही है वका व दंतोष्ठ, ठीक है। और नासिका में आपने याद रखना है इस प्रकार पांचों वर्गों के, जो हमारे क वर्ग तय वर्ग कै वर्ग च वर्ग टै वर्ग टै वर्ग और पै वर्ग, यानी कि जो हमारे 5 वर्ग होते हैं स्पर्श व्यंजन में, उन पांचों वर्गों के लास्ट वाले वर्ण यानी कि अंतिम 5वें वर्ण आपके आते हैं नासिका में, और एक आता आपका अनुस्वार, तो ये आपका अलग है, इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, ठीक है। दूसरा मैं आपको एक बात यहाँ पर बता देता हूँ, जैसे आपका नासिका में आते हैं ग आता है, तो ग क्या है, क वर्ग का 5वां वर्ण है, तो इसका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा नासिका, ठीक है। और दूसरा ग क्या है, क वर्ग का वर्ण है, तो क वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है, अ कु है विसर्ग कंठ, क्या होता है कंठ। तो इस प्रकार ग के कंठ भी उच्चारण स्थान है और नासिका भी, यानी कि इन पांचों वर्णों के जो आपके नासिका में 5 वर्ण आए हैं, इन सभी के दो दो उच्चारण स्थान होते हैं, एक तो नासिका सभी का होता है, और दूसरा ये वर्ण जिस भी वर्ग में ये वर्ण आते हैं उस वर्ग का जो उच्चारण स्थान है वो भी इनका उच्चारण स्थान माना जाता है, ठीक है। तो ये बात भी आपने ध्यान रखनी है। तो यहाँ पर हमारा जो पाठ 5 यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। एक बार आपने खुद से इस पाठ को अच्छे प्रकार से पढ़ लेना है, और जो मैंने उच्चारण स्थान के लिए शॉर्ट तरीका बताया है उस तरीके से आप उच्चारण स्थान को आसानी से याद रख सकते हैं। आप वर्ण को देखते ही अगर आपने वो 5-6 बार आपने उस प्रकार से याद कर लिया तो आपको वर्ण को देखते ही तुरंत उसके उच्चारण स्थान को बता सकते हो, ठीक है। जैसे आपने ख का उच्चारण स्थान बताना है, ख का, अगर हम आपसे पूछूं ख का क्या उच्चारण स्थान होता है, तो आपका ख कहाँ पर आता है, क वर्ग में, तो क वर्ग के लिए आपने याद किया था कु वर्ण को, तो आपने वो अपना शॉर्ट तरीका याद करना है, अ कु है विसर्ग कंठ, तो ख का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा कंठ, अ कु है विसर्ग कंठ, तो आपने लिख देना है कंठ, ठीक है। इसी प्रकार अगर मैं बोलूँ कि ध का उच्चारण स्थान बताओ, ध का, तो ध किस में आता है, त थ द ध, त वर्ग में, तो त वर्ग के लिए मैंने बताया था आपका तू रखना याद, तो तू के लिए मैंने क्या ट्रिक बताई थी आपको, लृ तू ल स दंत, लृ तू ल स दंत, तो ध का क्या हो जाएगा दंत, ठीक है। तो इस प्रकार आपने इन उच्चारण स्थानों को आप याद रख सकते हैं। अगर उस प्रकार से याद नहीं करने हैं तो आप तालिका के अनुसार भी याद कर सकते हैं, इस तालिका को आप अच्छे से याद कर सकते हैं, ठीक है। और एक तरीका आपका ऊपर दिया गया है ये वाला, अगर आप इस तरीके से याद रख सकते हैं, ठीक है, तो इस प्रकार से भी याद कर सकते हैं। जो भी आपको आसान लगे आप उस प्रकार से उच्चारण स्थानों को याद कर सकते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम यही करेंगे।